दोस्तों, अंतरिक्ष काला क्यों है? ये एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन यह सवाल देखने में जितना सिंपल लगता है, इसकी गहराई में जाने पर यह सवाल बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है? भाई, ऑब्वियसली अंतरिक्ष तो काला ही दिखेगा। जब दिन में सूरज उगेगा तो हर जगह ब्राइटनेस होगी और रात में सूरज छिप जाएगा तो ऑब्वियस है कि अंधेरा ही होगा। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इस एक सिंपल से सवाल ने पिछले 500 सालों से साइंटिस्ट को हैरान कर रखा है। 1576 में सबसे पहले इस सवाल को पूछा था थॉमस डिगिस ने, जिसके बाद अगले 500 साल तक इस सवाल ने सबका दिमाग हिलाकर रख दिया। अगर आज हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो साइंटिफिकली यूनिवर्स में कुछ ऐसी दुनिया भी मौजूद है जहां पर नाइट स्काई डार्क नहीं बल्कि रेड है, यानी जहां एक तरह से रात होती ही नहीं। यानी ओल्बर्स पैराडॉक्स की सैर करने पर आप एक ऐसी दुनिया से रूबरू होने वाले हैं जहां सब कुछ चारों ओर रोशनी से भरा है, कहीं कोई अंधेरा है ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप खुद उसी दुनिया में रहते हो और आपको पता ही नहीं। तो आखिर क्या है यह पैराडॉक्स और कैसे यह आपको इसी दुनिया में मौजूद एक नई रोशनी की दुनिया में ले जाता है? दोस्तों, हम जानते हैं कि दिन रात कैसे होते हैं। हमारी धरती गोल है। जब धरती अपनी एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य के सामने आ जाती है तब सूर्योदय होने से दिन होता है। वहीं जब घूमते घूमते यही दिन वाला भाग पीछे चला जाए तो धरती के पीछे सूर्य छिप जाएगा और रात हो जाएगी। इस तरह रात के समय में सूरज के नहीं होने से हमारा आसमान काला नजर आएगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो रुकिए, अंतरिक्ष काला क्यों है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, इसलिए हमें चलना होगा इस सवाल की असली गहराई में, जहां मौजूद है एक नया एडवेंचर। रात के समय में हम अंतरिक्ष में असंख्य तारे देखते हैं। यह तारे भी सूर्य की तरह ही रोशनी देते हैं। फर्क इतना है कि यह हमसे अरबों खरबों किलोमीटर दूर है। इन तारों से हमारा आसमान भरा रहता है। मजे की बात यह है कि अगर हमारा ब्रह्मांड हमेशा से एग्जिस्ट करता है और इसका कोई अंत ही नहीं है, तो ब्रह्मांड में अनंत तारे होंगे, जिसका मतलब यह है कि पृथ्वी के चारों ओर अनंत तारे होने से रात का आसमान पूरी तरह तारों से भर जाना चाहिए, चाहे वो हमसे कितने ही दूर क्यों ना हो, क्योंकि इन सभी अनंत तारों की रोशनी हम तक पहुंचेगी, जिससे आसमान में हर एक पॉइंट पर अनंत ब्रह्मांड में मौजूद कोई न कोई तारा दिखेगा ही। इसलिए आसमान पूरी तरह तारों से भरा दिखाई देना चाहिए। उसमें एक भी डार्क स्पॉट नहीं होना चाहिए। यहां आकर आपके सामने खुलती है एक अलग ही दुनिया। अगर अभी तक बात पूरी समझ नहीं आई है तो इस बात को थोड़ा और आसान भाषा में समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक घने जंगल में हैं। अगर आप इस जंगल में खड़े हैं तो आपको चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। उनके बीच की खाली जगह को उनसे दूर मौजूद दूसरे पेड़ भर देंगे और एक भी खाली स्पॉट नजर नहीं आएगा, जिससे आप उनके पार देख ही नहीं पाओगे। हर जगह पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। इसी तरह अनंत ब्रह्मांड में हम जहां नजर डालेंगे वहां कोई न कोई तारा जरूर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि तारे अनंत है। इसलिए सभी तारे पूरे आसमान को ढक लेने चाहिए और रात का आसमान पूरी तरह ब्राइट होना चाहिए। आसमान के हर एक पॉइंट पर कोई न कोई तारा होगा। अब आप देख सकते हैं कैसे एक सिंपल सवाल हमें इनफाइनाइट यूनिवर्स के एडवेंचर पे ले जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। असल में हम नाइट स्काई में लिमिटेड तारे देखते हैं और नाइट स्काई डार्क है। इसका मतलब हमारे इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार ब्रह्मांड सीमित होना चाहिए, क्योंकि सीमित ब्रह्मांड में सीमित तारे हैं, इसलिए नाइट स्काई में लिमिटेड तारे दिखाई देते हैं। तो इस सवाल ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हम कैसे यूनिवर्स में रह रहे हैं? इसकी कोई सीमा है या फिर ये अनंत है? दोस्तों, 1610 ईस्वी में केपलर ने भी यही सोचा और उनका सॉल्यूशन था कि हो सकता है हमारा यूनिवर्स ही फाइनाइट हो, इसमें स्टार्स लिमिटेड हो और यूनिवर्स के बाहर कोई डार्क सर्कल बाउंड्री जैसा हो, जिसकी वजह से हमें डार्कनेस दिखाई देती है। लेकिन केपलर के इस काल्पनिक ब्रह्मांड में दिक्कत ये थी कि अगर हम ऐसा मान लें तो एक सीमित ब्रह्मांड का कोई न कोई केंद्र होगा
जहां घनत्व अधिक होगा और यह ग्रेविटेशनली बैलेंस्ड नहीं होगा, कभी न कभी यह एक पॉइंट पे कोलैप्स कर जाएगा। अगर यह लाखों सालों बाद कोलैप्स करेगा तो भी करंटली यूनिवर्स हमें सिकुड़ता हुआ दिखाई देगा। टेलीस्कोप्स के आंखों से देखने पर हमें चारों तरफ से ब्लू शिफ्ट लाइट मिलनी चाहिए, पर ऑब्जर्वेशंस में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है। तो सवाल है, आखिर हम कैसे ब्रह्मांड में रहते हैं? इसका जवाब देने के लिए 1974 में बेनवाट मेंडलब्रोट ने एक नए ब्रह्मांड की कल्पना की। उनका कहना था कि द स्टार्स इन यूनिवर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रैक्टली एंड नॉट यूनिफॉर्मली, यानी कि मेंडलब्रोट के अनुसार यूनिवर्स में तारे एक समान रूप से नहीं भरे हैं, बल्कि कहीं ज्यादा तारों का झुंड है तो कहीं कम तारे हैं। इस वजह से भले ही यूनिवर्स अनंत हो, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से इसमें काफी खाली जगह भी होगी, जिस वजह से नाइट स्काई डार्क दिखेगा। लेकिन दोस्तों, असल में करंट ऑब्जर्वेशन से यह पता चलता है कि यूनिवर्स में मैटर डिस्ट्रीब्यूशन एक लार्ज स्केल पर होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, यानी हर जगह समान रूप से मैटर भरा है और हर दिशा में भी यह समान रूप से भरा हुआ है। इस वजह से मंडलब्रॉट का इमेजिनरी ब्रह्मांड हमें इस सवाल का जवाब देने में फेल हो जाता है। अब अनंत और अनादि ब्रह्मांड को मानने वाले कुछ एक्सपर्ट्स ने यह सॉल्यूशन दिया कि हमें हमारे आसपास के तारे तो दिखते हैं, लेकिन दूर के नहीं, क्योंकि दूर के तारे थोड़े धुंधले दिखेंगे और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वे और धुंधले होते जाएंगे। अब अगर हम अपने नाइट स्काई को देखें तो हमें कई तारे काफी धुंधले दिखते हैं, क्योंकि वे दूर होते हैं। तो ऐसे में यह आर्ग्यूमेंट पहली नजर में हमें सही लगता है, लेकिन दोस्तों, अगर हम इसे विजुअली इमेजिन करके देखें तो पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाती है। मान लीजिए ऐसे ब्रह्मांड में धरती प्याज के केंद्र पर है, तो इस प्याज की पहली लेयर के स्टार्स को देखिए, जो कि धरती के काफी पास है। इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। अब नेक्स्ट लेयर में देखें तो ये स्टार्स काफी दूर है, पर इनकी रोशनी इतनी इंटेंस नहीं है। लेकिन जितना हम दूर जा रहे हैं, उतने ही धरती को घेरने वाले स्टार्स की संख्या भी पहली लेयर की तुलना में बढ़ जाती है। अब अगर इसे हम मैथमेटिकली देखें तो फर्स्ट लेयर के टोटल नंबर ऑफ स्टार्स की ओवरऑल ब्राइटनेस और दूसरी लेयर के टोटल स्टार्स की ओवरऑल ब्राइटनेस एग्जैक्टली सेम आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियलिटी में मैथमेटिकली किसी स्टार की ब्राइटनेस 1/r² के रूप में घटती है और हर लेयर में स्टार्स संख्या प्रोपोर्शनली r² बढ़ जाती है, जिस वजह से ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे की लेयर्स में बढ़ते हैं, उनकी ब्राइटनेस भी उतनी ही आती है। जैसे जैसे तारे डिम होते हैं, वैसे वैसे उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम धरती के चारों ओर मौजूद अनंत ब्रह्मांड की सभी लेयर्स के तारों की रोशनी को जोड़ते जाए, तो हमारा नाइट स्काई पूरी तरह 100% तारों से लबालब भरा दिखना चाहिए। पर दोस्तों, सवाल है, इसके बावजूद भी हमारा नाइट स्काई डार्क क्यों दिखता है? अब 1823 में हाइनरिक विल्हेल्म ओल्बर्स ने इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए एक नया सॉल्यूशन दिया, जहां उन्होंने माना कि हम एक अनादि अनंत ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड के खाली स्पेस में काफी ज्यादा गैस और डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद है। यह अंतरिक्षीय धूल और गैस सितारों से आने वाले प्रकाश को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से ब्रह्मांड के अनंत तारों का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता और रात के समय स्पेस हमें डार्क दिखता है। अब यह एक काफी अनोखा सॉल्यूशन था, जिसे सुन के लगता है कि नाइट स्काई के डार्क होने का वास्तविक कारण यही होगा क्योंकि अंतरिक्ष में अधिकतर हिस्सा स्पेस है और इस स्पेस में नेबुलाज, गैस और डस्ट पार्टिकल्स भरे पड़े हैं, जो कि आने वाले लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। और ओल्बर को लगा कि उन्होंने इस सवाल का सही जवाब दे दिया है। लेकिन दोस्तों, जॉन हर्शल ने काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हुए कहा कि एक अनंत समय से चले आ रहे अनंत ब्रह्मांड में अगर ये गैस और डस्ट पार्टिकल सितारों की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं, तो काफी ज्यादा समय बीतने पर ये इंटरस्टेलर डस्ट और गैस हीट अप होकर काफी गर्म हो जाएंगे और ग्लो करके खुद चमकने लग जाएंगे,
जिससे इनकी रोशनी भी पृथ्वी तक पहुंचेगी और नाइट स्काई फिर से पूरी तरह ब्राइट दिखना चाहिए। अब इस सवाल ने सबके नाक में दम करके रख दिया था। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स ने सोचा कि ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट इस गुत्थी को आसानी से सुलझा सकती है, जो कि काफी यूनिक सॉल्यूशन है। अब उनके अनुसार अगर प्रकाश काफी दूर से आ रहा हो तो उसे कई ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लाइट अपनी एनर्जी लूज कर सकती है। अब इस आर्ग्यूमेंट के अनुसार एक अनंत, अनादि और स्थिर ब्रह्मांड में मौजूद अनंत तारों का प्रकाश जब अनंत दूरी से पृथ्वी तक आता है तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से यह लाइट रेडशिफ्ट हो जाती है। यानी ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की वजह से प्रकाश की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इस वजह से यह विजिबल लाइट से इनविजिबल स्पेक्ट्रम में चली जाती है। अब वो लाइट तो हम तक पहुंच रही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं। लोअर स्पेक्ट्रम में मौजूद लाइट वेव जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव को हम नहीं देख सकते। तो इस आर्ग्यूमेंट के अनुसार अनंत तारों का प्रकाश हम तक पहुंच तो रहा है, लेकिन वो प्रकाश गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी एनर्जी लूज करके इनविजिबल फॉर्म में तब्दील हो जाता है और इसीलिए नाइट स्काई हमें डार्क नजर आता है। अब ये सॉल्यूशन काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है और एक बार के लिए किसी को भी बिलीव हो जाएगा कि हम एक अनंत, अनादि और स्थिर ब्रह्मांड में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी काफी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, जो एक इटर्नल इन्फिनिट यूनिवर्स को फिर से इम्पॉसिबल बनाती है। अब इसका कारण यह है कि ग्रेविटी की वजह से लाइट अपनी एनर्जी जरूर लूज करती है, लेकिन यह तभी होता है जब वो किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल रही हो। पर जब लाइट किसी गुरुत्व क्षेत्र के अंदर जाती है, तब वह एनर्जी गेन करती है और उसमें ग्रेविटेशनल ब्लू शिफ्ट आती है, यानी लाइट हायर स्पेक्ट्रम में भी चली जाती है। इसलिए अनंत अनादि ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश अनंत बार ग्रेविटेशनल वेल के अंदर भी जाएगा और बाहर भी निकलेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पे नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। इस वजह से यह इनविजिबल नहीं होगा और नाइट स्काई ब्राइट ही रहेगा। यहां धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि एक अनंत ब्रह्मांड होने का मतलब क्या है। यह तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। ऐसे ब्रह्मांड में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एक बार के लिए अगर हम मान भी लें कि लाइट इनविजिबल फॉर्म में चली जाएगी, तो एक अनादि समय से मौजूद अनंत ब्रह्मांड में यह लाइट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसकी वजह से ब्रह्मांड में हर जगह टेम्परेचर भी अनंत तक पहुंच जाएगा। ऐसे में यह लाइट भले ही इनविजिबल हो, लेकिन यह यूनिवर्स में मौजूद किसी भी पदार्थ को पिघला देगी, क्योंकि ब्रह्मांड में इसका अमाउंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि यह यूनिवर्स का टेम्परेचर ही हर जगह बढ़ा देगी। और यही कारण है कि एक अनंत, अनादि और स्थिर ब्रह्मांड अनंत तारों की रोशनी से हर जगह काफी गर्म हो जाएगा। इसलिए यह पैराडॉक्स किसी भी तरह इस तरह के ब्रह्मांड में सॉल्व नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसके रियल सॉल्यूशन पर, जो हमें आज के मॉडर्न साइंस के ऑब्जर्वेशन से मिलता है, जिससे हम उस नई दुनिया से भी रूबरू होंगे जहां वास्तव में स्काई पूरी तरह ब्राइट है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। मॉडर्न ऑब्जर्वेशंस के अनुसार हमारा यूनिवर्स आज से 13.8 अरब साल पहले पैदा हुआ था और यह लगातार एक्सपेंड कर रहा है। यानी कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जिसकी पास्ट में एक शुरुआत है और जो लगातार फैल रहा है। अब यह चाहे अनंत हो या सीमित, दोनों ही केस में यह पैराडॉक्स सॉल्व हो जाता है। पहला कारण तो यह है कि ब्रह्मांड की शुरुआत है, यह किसी एक समय पे पैदा हुआ है, इसलिए तारों के प्रकाश के लिए एक समय सीमा बंध जाती है। इसलिए हमसे काफी ज्यादा दूर तारों की रोशनी को इतना समय ही नहीं मिला कि वो हम तक पहुंच पाए, यानी वो अभी भी रास्ते में ही है। यानी कि जब से यूनिवर्स पैदा हुआ है, उतना समय मतलब 13.8 अरब साल का समय, हमसे काफी दूर मौजूद तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में यह समय काफी कम पड़ जाएगा। हम यूनिवर्स में लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर देख सकते हैं। उससे दूर मौजूद तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में अगले कई अरबों साल लग जाएंगे। इसलिए हम नाइट स्काई को डार्क देखते हैं। दूसरा कारण है ब्रह्मांड का विस्तार। क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इस वजह से भी तारों की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती।
और कुछ तारों की रोशनी कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट को प्राप्त होती है, यानी ब्रह्मांड के फैलने की वजह से यह इनविजिबल लाइट में तब्दील हो जाती है, जिसे हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी तारे की रोशनी उसकी सरफेस से विजिबल लाइट की फॉर्म में ही रिलीज हुई है, लेकिन जैसे जैसे वो इंटरस्टेलर स्पेस से गुजरती है, अगले अरबों सालों तक जैसे तैसे यह रोशनी हम तक पहुंचती है। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की वजह से यह लाइट खुद स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होने की वजह से इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और यह एक इनविजिबल लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि हम इंसान लाइट के सिर्फ एक छोटे से भाग को देख सकते हैं, जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए ब्रह्मांड का एक काफी बड़ा भाग हमसे प्रकाश से भी तेज गति से दूर जा रहा है। इस कारण उनकी लाइट हम तक आने वाले अनंत समय में भी नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि उस प्रकाश के लिए आगे का रास्ता ही प्रकाश से भी तेज गति से लंबा होता जाता है। यानी वह प्रकाश हमेशा ट्रेवल करता रहेगा, लेकिन कभी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमारा नाइट स्काई डार्क दिखाई देता है। तो दोस्तों, मॉडर्न टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन पिछले 500 साल से आ रहे इस सवाल को काफी बेहतर तरीके से सॉल्व कर देता है, जिस पर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया जा सकता। हालांकि अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है, लेकिन वहां जाने से पहले एक नया सवाल पैदा हो जाता है कि असल में हमारा ब्रह्मांड कैसा है? ये अनंत है या सीमित? ये हमेशा से है या किसी समय पैदा हुआ है? क्योंकि इस सिंपल से सवाल में इन बाकी सवालों के जवाब भी छिपे हैं। ओल्बर्ट्स पैराडॉक्स यूनिवर्स के दूसरे मॉडल में भी सोल्व होता है, जैसे कि एक ऐसे ब्रह्मांड में जो किसी एक समय पर पैदा तो हुआ है, लेकिन जो अनंत हो, जिसमें अनंत तारे हों और जो स्थिर है और होमोजीनियस हो। यहां भी नाइट स्काई डार्क होगा, क्योंकि ऐसे ब्रह्मांड की समय में एक शुरुआत है, जिस वजह से लाइट को अब तक पृथ्वी पर पहुंचने का समय ही नहीं मिला हो। अनंत दूरी पर स्थित तारे इतनी ज्यादा दूर है कि उनकी लाइट हमसे खरबों प्रकाश वर्ष दूर है और अगले अरबों सालों में जाकर हम तक उनका प्रकाश पहुंचेगा। इस वजह से समय में बंधे होने के कारण हमारा नाइट स्काई काला है। लेकिन दोस्तों, करंट ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स स्थिर नहीं है, बल्कि एक्सपेंड कर रहा है, और इस एक्सपेंशन का प्रमाण है CMB, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। मतलब माइक्रोवेव प्रकाश का एक ऐसा भाग जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक समान रूप से मिलता हो और जिसका टेम्परेचर लगभग 2 केल्विन है, यानी पूरा यूनिवर्स काफी ठंडा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद प्रकाश को पूरे यूनिवर्स के फैलने की वजह से एक्सपैंडिंग स्पेस ने इस प्रकाश को भी फैला दिया, जिससे यह माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम तक आ गया है। और पूरे यूनिवर्स में समान रूप से यह तभी हो सकता है जब खुद यूनिवर्स फैल जाए। तो यह कहा नहीं जा सकता कि हमारा यूनिवर्स सीमित है या अनंत, लेकिन यह एक्सपेंडिंग जरूर है। पर दोस्तों, इस पैराडॉक्स को समझने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड के हर प्लेनेट पर नाइट स्काई तो काला ही होगा, लेकिन याद कीजिए, हमने एक ट्विस्ट की बात की थी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड में हर जगह यही डार्क नाइट स्काई काला ना होकर ब्राइट भी हो सकता हो? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी दुनिया भी है जहां स्काई हर समय रेड दिखेगा। इसे समझने के लिए हमें इस पैराडॉक्स के एक दूसरे एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, और वो एस्पेक्ट है हम इंसानों का विजन। यह पैराडॉक्स हम इंसानों के लिमिटेड विजन की वजह से पैदा होता है। मान लीजिए, अगर हम इंसान प्रकाश के लोअर स्पेक्ट्रम को देख पाते, यानी अगर हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव को देख पाते, तो क्या तब भी हमें नाइट स्काई काला दिखता? इसका जवाब है नहीं। अगर हम इंसान प्रकाश के इनविजिबल भाग, यानी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को देख पाते, तो हमें हर जगह CMB, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन दिखाई देता। चाहे दिन हो या रात, हमें हर जगह ब्राइटनेस दिखती, क्योंकि यह रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान रूप से चारों ओर से आ रही है। ऐसे में अगर कोई इंटेलिजेंट जीव इस लाइट को देख पाए, तो उसके लिए अंतरिक्ष काला नहीं होगा। यानी यही अंतरिक्ष, यही ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, हमारे लिए काला है,
लेकिन यही ब्रह्मांड किसी दूसरे इंटेलिजेंट जीव के लिए ब्राइट भी हो सकता है। अब यहां पर एक और नया ट्विस्ट पैदा होता है जो एक फिलोसॉफिकल सवाल को उठाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि जिस इंटेलिजेंट लाइफ को अंतरिक्ष ब्राइट दिखेगा, उसके दिमाग में यह सवाल ही नहीं पैदा होगा कि अंतरिक्ष काला क्यों है। उसके लिए यह पैराडॉक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसके लिए तो सवाल यह होगा कि अंतरिक्ष ब्राइट क्यों है। यानी इसी यूनिवर्स में रहने वाले दो इंटेलिजेंट लाइफ के लिए दिमाग में उठने वाले सवाल भी एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। ऐसे में यह सवाल उठेगा कि असली सवाल क्या है, असली सच्चाई क्या है। क्या जो रियलिटी हमने खोजी है वो असली है? असल में हम इंसान अपना नॉलेज अपने लिमिटेड सेंसेस के थ्रू डेवलप किए हैं, और इसी यूनिवर्स में रहने वाले कोई दूसरे इंटेलिजेंट लाइफ का नॉलेज भी उनके लिमिटेड सेंसर्स पर बेस्ड होगा। ऐसे में सवाल होगा कि आखिर सच क्या है? क्या हमारा नॉलेज सही है? क्या हम रियलिटी को जानते हैं? पुराने समय में हम इंसानों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। नॉलेज के लिए हमें सिर्फ अपने लिमिटेड सेंसेस पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज के समय में हम उन चीजों को भी जान सकते हैं जो हमारे लिमिटेड ह्यूमन सेंस के परे है। इसलिए हम अपने नॉलेज पर यकीन कर सकते हैं। जो नॉलेज हमने अचीव किया है वह हमारी दुनिया में हमारे काम भी आता है, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यूनिवर्स से वेरीफाइड भी है, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वह उसी पर बेस्ड है। लेकिन इस पैराडॉक्स की सैर करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर भी पहुंचे हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद हमसे अलग इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस का नॉलेज भी हमसे काफी अलग हो सकता है। ऐसे में मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या उस इंटेलिजेंट लाइफ के पास कुछ हाई एडवांस नॉलेज भी है जिस पर अभी तक हमारी पहुंच नहीं हो? इस वजह से वह कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। क्या होगा अगर ऐसी एक नहीं बहुत सारी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो जो एक ही दुनिया में रहती हो लेकिन एक दूसरे को जानती ही ना हो? या फिर कोई हायर सिविलाइजेशन जिसके पास हर टाइप का विजन हो और वो हमें कंट्रोल कर रही हो? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।